स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम हिंदी साहित्य का एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो से आपका हिंदी साहित्य पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। बस सिर्फ आप इसके प्रत्येक भाग को ध्यान से पढ़िए और उसके नोट्स तैयार करते चलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन किस तरह से किया गया। इसका सर्वमान्य विभाजन जो है जो अधिकतर सब लोग यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल। ये आदिकाल वह काल है जो सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के समय में सबसे पुराना काल आदिकाल है। इस समय राजाओं और महाराजाओं का शासन चलता था तथा सारे कवि इनके अधीन हुआ करते थे। इसलिए इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो वीर रस से ओतप्रोत हैं। वीर रस की प्रधानता उनमें मिलती है। और इनके प्रमुख कवि या रचनाकार जैसे अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपति नाल और जगनीक हैं। ये सभी आगे क्रम से समझाए जाएंगे इनके विषय में। अभी आप बस काल क्रम को समझते चलिए। इसका दूसरा विभाजन मध्यकाल, इसके विषय में अभी जानकारी आगे लेंगे। उससे पहले देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को निम्न 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा प्रगतिवाद युग, 5वां नई कविताएं। तथा मध्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया गया। नंबर 1 भक्तिकाल, नंबर 2 रीतिकाल। इस भक्तिकाल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इस सगुण भक्ति को फिर से 2 भागों में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया गया, जिसमें राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास प्रमुख हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, राम भक्ति शाखा के निम्न में से कौन से कवि संबंधित हैं। इस तरह से यह प्रश्न परीक्षा हाल में पूछा जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूरदास, रसखान, बिहारी और रहीम। भक्तिकाल की दूसरी शाखा निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत 2 काल विभाजन हुए। एक संत काव्य धारा जिसको हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। नंबर 2 सूफी काव्य धारा जिसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। इस संत काव्य धारा के अंतर्गत हम गुरु नानक देव, रैदास और कबीरदास को पढ़ेंगे। वहीं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे।
एक बार पुनः इस चार्ट का रिवीजन करते हैं। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 3 कालों में विभक्त किया गया। नंबर पहला आदिकाल, नंबर दूसरा मध्यकाल, नंबर तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल के पुनः 2 भाग, भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल के फिर से 2 भाग, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। वहीं निर्गुण भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा आते हैं। इनसे संबंधित प्रश्नों को विभिन्न प्रकार से परीक्षा हाल में पूछ लिया जाता है। जैसे रैदास किस काल से संबंधित है, या रसखान निम्न में से किससे संबंधित है। तो कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा, ये सब ऑप्शन होते हैं। इनमें से एक बड़ी सावधानी पूर्वक लगाना होता है और गलतियां अधिकतर इन्हीं में हो जाती हैं। चलिए, ये तो हो गया सर्वमान्य विभाजन जो सभी लोग मानते हैं, लेकिन इसके विपरीत एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इस काल को विभाजित करने के तरीके पूछ लिए जाते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन कालों को किस तरह से बांटा गया है और इनको किस तरह से हम समझेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुल 4 कालखंडों में पूरा हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया। नंबर 1 वीरगाथा काल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। ये वीरगाथा काल जो है ये आदिकाल का ही एक रूप है। सर्वमान्य विभाजन के अनुसार जिसको हमने आदिकाल कहा उसी को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कह दिया। वहीं भक्तिकाल और रीतिकाल, इन दोनों का मिश्रण रूप हमने पढ़ा कि मध्यकाल के ये पार्ट होते हैं। जो सर्वमान्य विभाजन है उसमें हमने देखा कि ये मध्यकाल के दोनों पार्ट हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको एक अलग ही, दोनों अलग अलग कालों में विभक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त ये जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल हमने सर्वमान्य विभाजन में भी आधुनिक काल को देखा था। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया। वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की संज्ञा दी। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल निम्न में से किसने कहा। तो सही विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से कई कवियों ने आदिकाल को विभिन्न नामों से पुकारा और यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे आदिकाल को चारण काल किसने कहा? क्या आप में से कोई लोग बता सकते हैं कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? इसका सही आंसर है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। और आदिकाल को बीजक काल किसने कहा? तो किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजक काल कहा। वहीं वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संस्कृत्यायन ने। राहुल संस्कृत्यायन।
और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब ये जो लेखकों के बारे में हमने अभी बताया कि आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं, तो आदिकाल के सभी रचनाकारों को हम क्रम से समझने की कोशिश करते हैं। इन जितने भी कवि हैं उनको याद करने की एक आसान सी ट्रिक, क्या? अमीर चंद्र विद्या नाले में जा गिरी। अमीर चंद्र विद्या ये किसी एक लेडीज़ का नाम है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए किसी एक लेडीज़ का नाम है अमीर चंद्र विद्या। ये क्या होती हैं कि नाले में जा गिरती हैं। तो देखिए, अमीर से क्या हुआ? अमीर खुसरो। अमीर से अमीर खुसरो। चंद से चंद बरदाई। चंद्र बरदाई। विद्या से विद्यापति। नाले से नरपति नाल। नरपति नाल। और जागिरी से जगनिक। ये तो आदिकाल के प्रमुख रचनाकारों को याद रखने का तरीका है। एग्जाम में प्रश्न करता है निम्न में से कौन से रचनाकार आदिकाल से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं एक एक रचनाकार के विषय में क्या खास बातें हैं। जैसे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये रहा अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो की फ़ोटो है। इन अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी इतिहास यह जानता है कि इनको तोता ए हिंद कहा जाता है। एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न आता है तोता ए हिंद किसे कहा गया, तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। इन्होंने तबला का आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार किया था और वीणा में सुधार किया था, ना कि वीणा का आविष्कार किया था। तथा गज़ल के जनक हैं ये, और मुस्कुरी के जनक भी कहे जाते हैं। शायद ये मुस्कुरी वर्ड आपके लिए नया होगा, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। तो ये मुस्कुरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मुस्कुरी क्या है? ये मुस्कुरी एक प्रश्नोत्तरी गीत होता है। प्रश्नोत्तरी गीत है। अब ये प्रश्नोत्तरी गीत किस तरह का होता है? जैसा हम लोग बचपन में पहेलियों को पूछा करते थे, ये सेम वही होता है, बस सिर्फ फ़र्क होता है कि ये गा के पूछा जाता है। इधर से एक गा के प्रश्न पूछेगा, उधर से दूसरा गा के उसका उत्तर देगा। तो ये मुस्कुरी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चले देखते हैं ये तबला। तबला क्या है? देखिए ये तबला है और ये तबला को बजा कौन रहे हैं? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है निम्न में से तबला वादक कौन है, तो कौन है? जाकिर हुसैन प्रमुख तबला वादक है। वहीं सितार, ये रहा आपका सितार और एक सितार ये रहा। सितार प्रमुख सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। कई बार एग्ज़ाम में ये दो नामों को बार बार लिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन करके आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अगले रचनाकार देखते हैं, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई के विषय में थोड़ी सी जानकारी कि ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि होने के साथ साथ ये उनके साथ बहुत मित्रतावत रहा करते थे। इनके विषय में एक कहानी प्रचलित है, वो ये है कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी अपने राज्य में ले जाता है और इनकी आंखों को वो फोड़ देता है, यानी इनको अंधा कर देता है। तब चंद्र बरदाई अपने महाराज की रक्षा के लिए गजनी तक जाते हैं और वहाँ पर
जब युद्ध हो रहा होता है तो पृथ्वीराज चौहान को अपने एक दोहे के माध्यम से उस राजा की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि वो किस जगह पर है, और पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण के माध्यम से उसको मार देते हैं। इस तरह से चंद्रबरदाई ने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान की रक्षा की थी। और देख लेते हैं कि ये चंद्रबरदाई क्या थे, वीर गाथा काल के जनक थे। चंद्रबरदाई वीर गाथा काल के जनक थे। इनकी प्रमुख रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन काल की वर्णन की गई है। उन्होंने कौन सा युद्ध किस तरह से लड़ा, सारी डिटेल पृथ्वीराज रासो में संकलित है। यह एक वीर गाथा काल का अच्छा उदाहरण है, वीर रस का एक यह अच्छा उदाहरण है। अब देखते हैं अगले रचनाकार विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति। बड़ा ट्रेंडिंग में यह सवाल रहता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तथा इनकी रचनाएं क्या हैं उनको हम ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक क्या है, पति पद लता पता, ये 4 वर्डों से हम इनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे पति से क्या हुआ, विद्यापति। पद से क्या हुआ, पदावली। पदावली, इस पदावली के कारण ही इन्हें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई विद्यापति को, पदावली के कारण ही। वहीं लता, लता का मतलब क्या है, कीर्ति लता। कीर्ति लता। और पता से क्या हो जाएगा, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। अगले रचनाकार नरपति नाल। ये नरपति नाल है, ना कि नारपति नाल, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। देखिए इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, वो कौन सी है, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, ये जो विशलदेव हैं ये चित्तौड़ के महाराजा थे। चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान, यानी राजस्थान के महाराजा थे ये। तो नरपति नाल ने इनकी संपूर्ण प्रेम कहानी को इस पुस्तक में संकलित किया है, जिसका नाम है विशलदेव रासो। इसके नायक कौन थे, विशलदेव, तथा नायिका इसकी कौन थी, राजमती। राजमती इनकी नायिका थी। तो यह पूरी विशलदेव रासो किस चीज पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित है। अगले रचनाकार जगनिक। जगनिक की प्रमुख रचना कौन सी है, परमाल रासो। ये परमार कौन थे, जगनिक जो कवि हैं ये परमार के राजकवि थे। इनके दरबार में कविताएं करते थे। और परमार के परम मित्र आला और उदल थे। आला और उदल जो कि महोबा के रहने वाले थे। महोबा कहाँ पड़ता है, यूपी में, मतलब ये यूपी से रिलेटेड थे आला उदल। तो ये जगनिक ने इन आला उदल की संपूर्ण कहानी, किस तरह से इन्होंने कौन से युद्ध किए, कहाँ पर क्या किया, उसका संकलन इन्होंने परमार रासो नामक ग्रंथ में संकलित किया है। ये तो हुई सभी रचनाएं व रचनाकार। इससे अधिक या अतिरिक्त कुछ भी आता है तो उनको हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे अगले एपिसोड में। इसके जितने भी एपिसोड हैं आप लोग ध्यान से उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।